नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा पेपर रहने वाला है वो है एनटीटी का पेपर और हुआ था आपका 13 अगस्त 2025 को। तो बिल्कुल हाल फिलहाल का ही आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके जो है मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, एक लड़का 5 घंटे में 40 किलोमीटर दौड़ता है। वह पिछली गति से 2 गुनी गति पर 64 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा, ये हमें बताना है ना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और सोल्व करना है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। एक लड़का 5 घंटे में 40 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल दूरी कितनी कवर करता है, 40 किलोमीटर। समय कितना लगता है, 5 घंटे। तो 5 घंटे में अगर 40 किलोमीटर दौड़ेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड आ गई है। अब क्या कह रहा है भाई आगे, वह पिछली गति से 2 गुनी गति। तो पहली गति उसकी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे अगर वो अपनी गति को 2 गुना कर देगा तो कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब ये पूछ रहा है कि अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े तो 64 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो 64/16, 16 × 4 = 64। तो 4 घंटे उसको लगेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है भाई। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 4 घंटों में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 5 घंटे लगते हैं। जब टैंक भरा हो तो रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमें घंटों में बताना है। तो आप क्वेश्चन समझ गए। एक जो पाइप है वो उसको भर सकता है 4 घंटे में, लेकिन जो टैंक है उसमें रिसाव है, एक लीकेज है, जिसकी वजह से क्या होता है, टैंक को भरने में कितना समय लग जाता है, 5 घंटे लग जाते हैं। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टैंक में कुल कितना पानी आता है, उसकी क्षमता क्या है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। 20 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। तो अब देखिए इनका एलसीएम आ गया, तो यहाँ से हम इनकी क्षमता भी निकाल सकते हैं कि जो पहला नल है वो 1 घंटे में कितना काम करता है और जब रिसाव के साथ वो कार्य करता है तो कितना कार्य होता है। तो यहाँ से हम इनकी क्षमता निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी। तो 4 से 20 को भाग करेंगे आएगा 5। 20 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4। तो ये क्षमता आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए जब वो अकेला भरता है जो ये पाइप है टैंक को, तो 5 जो है यूनिट काम करता है प्रति घंटे। लेकिन जब वो लीकेज के साथ, मतलब टैंक को भरने वाला जो है पाइप भी चला हुआ है और साथ में लीकेज भी हो रहा है पानी, तब कितना काम होता है, 4 यूनिट काम होता है प्रति घंटा। तो जो लीकेज है वो कितना काम करता है, भाई भरने वाला तो 5 यूनिट करता है, लेकिन जब दोनों एक साथ करते हैं तो 4 यूनिट ही काम हो पाता है। जो ये 1 यूनिट कम काम हो पाया वो किसकी वजह से, लीकेज की वजह से। तो लीकेज जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 यूनिट पानी जो है बाहर निकाल देता है। क्लियर है इतनी बात। अब हमसे पूछ रहा है कि जब टैंक भरा हुआ है तो रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब जो ये लीकेज वाला पाइप है ये कितने समय में भरे हुए पाइप को, भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। तो टैंक की क्षमता है कितनी, 20। और ये प्रति घंटा कितना काम करता है, कितना कितना पानी निकालता है, 1 यूनिट। तो 1/20 को 1 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो जो भाई भरा हुआ टैंक है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे लगेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार की गति हर 1 घंटे के बाद 3 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 37 किलोमीटर थी तो 14 घंटों में कुल तय की गई दूरी क्या होगी। क्वेश्चन आप समझ पाए। क्या होता है कि हर घंटे जो है कार की गति 3 किलोमीटर बढ़ जाती है। पहले स्टार्टिंग में क्या थी कार की गति, पहले जो है 1 घंटे में तय की गई दूरी 37 किलोमीटर थी। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो पहला घंटा था उसमें जो कार की स्पीड थी वो कितनी थी, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले घंटे में जब कार चलना स्टार्ट की थी तो 37 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। अब क्या होता है, जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है तो अगले घंटे क्या होता है, 3 किलोमीटर उसकी स्पीड फिर बढ़ जाती है। फिर जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है तो अगले घंटे फिर से 3 किलोमीटर बढ़ जाती है। और ये देखिए 14 घंटे में उसकी जर्नी जो है कंप्लीट होती है। तो हमें यही बताना है कि 14 घंटे में वो कार कितनी दूरी कवर कर लेगी। अब भाई इसको हम जो है 2 पार्ट में करेंगे क्वेश्चन को। आप एक काम करिए, देखिए 37 किलोमीटर उसकी स्टार्टिंग थी जब उसने चलना स्टार्ट किया था। तो आप मान लो कि अगर वो 37 की स्पीड से ही कार चलती पूरे 14 के 14 घंटे,
जो पूरा उसने कवर किया है 14 घंटे के टाइम में, अगर वो 37 की स्पीड से ही चलती तो कितनी दूरी कवर कर लेती? तो 37 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसकी स्पीड है। समय कितना लगता है? 14 घंटे। तो ये कितना आ जाएगा? 14 सत्ते 98, बचेगा 9, 14 ते 42, 42 और 9 कितना हो जाएगा? 51, इतने किलोमीटर। क्लियर है? तो अगर वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चलती है 14 घंटे तक, तो कितनी दूरी कवर कर लेती? 518 किलोमीटर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले घंटे तो वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, लेकिन अगले घंटे उसमें 3 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाती है, फिर अगले घंटे 3 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाती है ना? तो भाई पहले घंटे तो ये इतना ही चली थी 37, अब अगले घंटे जो दूसरा घंटा है उसमें उसमें जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी होगी। फिर उससे जो अगला घंटा आया उसमें फिर से 3 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। तो अब कितनी हो गई होगी? 3 पहले जुड़ा था, अब फिर से 3 जुड़ गया तो 6। अब जो तीसरा घंटा आया उसमें फिर 3 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, तो 6 + 3 9। ऐसे ही चलता रहेगा। और कितने घंटे तक ये? 14 घंटे था टोटल, लेकिन शुरू के घंटे तो 37 किलोमीटर ही थी उसकी जो है चाल। अब देखिए हम 13 किलोमीटर का निकाल लेंगे, है ना, 13 घंटे का, सॉरी। अब हम जो है 13 घंटे का निकाल लेंगे। तो 13 घंटे तक अगर 3-3 जो है किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती रहेगी तो कितनी बढ़ जाएगी? 13 या 39, 39 बढ़ जाएगी। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखिए हमने यहाँ पर 13 घंटे ही क्यों लिया है? टोटल उसने कवर करा था जो जर्नी थी ये 14 घंटे में, लेकिन 14 घंटे में पहले घंटे तो उसकी स्पीड थी 37 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले घंटे के बाद ही तो उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए पहला घंटा इसमें से माइनस कर दो। 13 घंटे तक उसकी स्पीड बढ़ती रही। पहले घंटे 3 किलोमीटर, फिर उससे अगले फिर 3 किलोमीटर ऐड हो गया तो हो गई 6, फिर उससे अगले घंटे जो है 3 किलोमीटर ऐड हो गया तो 9, और ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा 13 घंटे तक, है ना? तो अब ये आ गया हमारे पास, इतनी स्पीड उसने एक्स्ट्रा और कवर की होगी। 37 किलोमीटर से 14 घंटे में तो इतनी कवर की है, प्लस 7 के साथ इतनी दूरी और उसने एक्स्ट्रा कवर की होगी, जो वो उसकी जो है स्पीड बढ़ती जा रही है ना? तो इसको आप जोड़ लेंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे भाई? यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा 1, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्लस ऐसे ही, और यहाँ से क्या बचेगा? 13। ये आ गया। अब देखिए 3 बाहर है। अब इसको कैसे करते हैं? अगर n संख्याओं का, प्रथम n संख्याओं का मुझे योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट n + 1/2, या फिर आप इसको सीधे लिख सकते हैं 13 है तो 13 1 बढ़ा के क्या हो जाएगा? 14 बटे 2 कर दो, इसका जो है योग आ जाएगा। तो 2 से 14 कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 13 सत्ते 91, तो बाहर है 3 गुणा 91, तो 3 के 91 से गुणा करोगे कितना आएगा? 3 3 9 27, 273 किलोमीटर। तो ये 518 किलोमीटर तो उसने कवर की है, साथ के साथ 273 और जो है इसमें ऐड हो जाएगी, जो उसकी स्पीड बढ़ रही है उस वजह से। तो 518 में 273 जोड़ दोगे तो ये जो आएगी, ये आएगी उसकी कंप्लीट दूरी जितनी उसने कवर की है। तो 8 3 11, 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 2 7, 791 किलोमीटर की जो है जर्नी उसने टोटल कंप्लीट की है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए मैंने बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, एक आयताकार टैंक का आयतन मीटर क्यूब में जिसके आयाम 4 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 46 मीटर दिए गए हैं। तो ये आयतन नहीं है भाई, इंग्लिश में पढ़िए। देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक, तो ये क्या है? एक घनाभकार टैंक जो है, आयताकार नहीं है, घनाभकार है। यहाँ को आयत की जगह लिख दो घनाभकार, है ना? अब ठीक है, एक घनाभकार टैंक का आयतन जो है मीटर क्यूब में इतना है, जिसकी जो है आयाम जो है वो दे रखी है, मतलब भुजाओं की जो माप दे रखी है वो इतनी दे रखी है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, है ना? LBH होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई क्या है भाई? 4, ऊंचाई चौड़ाई क्या है? 2, और ऊंचाई क्या है? 46। और देखिए सारी चीज़ें मीटर में ही दे रखी है, मीटर में ही हमें निकालना है। तो इन सबको गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 8 संग 48, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। यूनिट डिजिट सिर्फ आप यहाँ पर है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, पानी की 3375 गोलाकार बूंदों का आयतन, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर है, एक एकल गोलाकार बुलबुले के बराबर है, तो बुलबुले का व्यास क्या होगा? क्वेश्चन समझ पाए? तो यहाँ पर देखिए जो आपको दे रखा है व्यास दे रखा है, और व्यास ही आपको निकालना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम निकाल के रेडियस को ही अपना आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया भी है आपको व्यास और निकालना भी है हमें व्यास, है ना? अब देखिए पानी की कितनी बूंदें हैं? 3375। गोलाकार
बूंदों का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह हम क्या रख लेंगे? देखिए जो ये गोलाकार बूंद है, जिनमें से उनका प्रत्येक का व्यास कितना है? 2 मिलीमीटर। तो अगर व्यास 2 मिलीमीटर है तो व्यास से त्रिज्या अगर मुझे निकालनी है तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है व्यास की आधी। अगर व्यास 2 मिलीमीटर है तो त्रिज्या होगी 1 मिलीमीटर, है ना। लेकिन हमें जो आंसर बताना है अपना, वो किस में बताना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर आई हमारी त्रिज्या। अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो करना पड़ेगा बटे 10। आर को अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो ये हो जाएगी 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसलिए ये आपकी मिलीमीटर में थी। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 10 से भाग करनी पड़ेगी। अब ये आ गई आपकी रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 और इसका क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। और कितने गोले हैं ऐसे ऐसे हमारे पास? 3375। 3375 ये एक गोले का आयतन है। और ऐसे ऐसे कितने हैं हमारे पास? 3375। अब बराबर ये कह रहा है कि जब इन सबको जो है एक साथ कर दिया जाए और एकल गोलाकार बुलबुला बनाया जाए तो हमें बताना है कि जो नया बुलबुला बनेगा उसका व्यास कितना होगा। तो जो नया गोला बनेगा तो उसका भी आयतन इसके बराबर होगा 4/3 पाई, और उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, आर क्यूब। ये इसके बराबर होगा बड़े वाले गोले के, है ना। इन दोनों को बराबर रख दिया, इनको सोल्व कर लो, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर आर का दुगना कर देंगे क्योंकि हमें व्यास निकालना है। तो देखिए 4/3 पाई से तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, ये है 1/10⁻3, और जो है 3375 क्या होता है? ये होता है 15 का क्यूब। ये 15 का क्यूब होता है, बराबर किसके है? आर के क्यूब के। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर भी देखिए 1/10 बचेगा, गुणा यहाँ से 1/15 बाहर निकलेगा तो गुणा 15 बराबर किसके आ जाएगा? आर के। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आ गई, त्रिज्या आ गई बड़े वाले बुलबुले की। हमें क्या बताना है? उसका व्यास बताना है, उसका डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या से 2 गुना। तो इसका 2 गुना कर देंगे तो गुणा करेंगे 2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इसका जो व्यास आया, डायमीटर आया, वो कितना आया? ये आया 3 सेंटीमीटर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ पाए होंगे, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी बड़ा सा ये क्वेश्चन है, और ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप का भी अब देखिए आपसे ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार, मैं साइड में हो जाता हूँ। जे और के ने क्रमशः, ये है भाई कितना? 1,50,000, 1,20,000 से व्यवसाय शुरू किया है। 3 महीने के बाद एल 2 लाख रुपए के साथ जो है शामिल हो जाता है व्यवसाय में। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 2,10,000 का क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो जे और के ने अपने संयुक्त लाभ का हिस्सा 10% जो है दान करने का जो है निर्णय लिया है। तो हमें बताना है कि शेष लाभ उनमें जो है वितरित कर दिया गया है। तो दान की गई राशि कितनी थी? जो उन्होंने डोनेट किया है वो अमाउंट हमें बताना है ना। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए कि यहाँ पर हमें जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है उसमें क्या करना होता है? रेशियो लेना होता है ना। रेशियो लेना होता है कि उन्होंने जो है किस अनुपात में अपनी कैपिटल को निवेश किया है। तो रेशियो लेना है। देखिए यहाँ पर सब में 4-4 जीरो आपको दिख रहे होंगे, तो 4-4 जीरो हटा दो, क्योंकि रेशियो में ये जीरो बाद में भी जाके हटेंगे तो हम पहले ही हटा लेते हैं। तो यहाँ से हमने 4 जीरो हटा दिए, यहाँ से भी हटा दिए, यहाँ से 1 2 3 4 ये जीरो हटा दिए, 4 जीरो। उसके बाद यहाँ से भी हमने 4 जीरो हटा दिए, तो सब जगह से 4 जीरो हटा दिए। अब हमारे पास क्या बचा? जे और के ने क्रम से 15 और 12 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया, और 3 महीने के बाद एल ने 20 रुपए के साथ जो है निवेश में शामिल हो गया। तो कितने लोग हैं? 3, जे, के और एल। जे ने कितने रुपए लगाए हैं? 12, सॉरी 15। के ने कितने रुपए लगाए हैं? 12, और एल ने कितने रुपए लगाए हैं? 20। अब देखिए जे और के ने तो पूरे 1-1 साल के लिए पैसा लगाया है, तो इसने 12 महीने के लिए लगाया है, इसने भी 12 महीने के लिए। लेकिन जो एल है वो 3 महीने के बाद जो है व्यवसाय में शामिल हुआ है ना। देखिए 3 महीने के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ है। तो अगर ये 3 महीने के बाद जो है व्यवसाय में शामिल हुआ है तो इसने पैसा कितने समय के लिए लगाया है? सिर्फ 9 महीने के लिए, है ना। तो ये लगाएगा सिर्फ 9 महीने के लिए। अब इनके कैपिटल का आप यहाँ से रेशियो ले सकते हैं। तो भैया किससे चला जाएगा? अगर मैं बात करूँ 20 को लिख सकते हैं हम क्या? 4×5 = 20, और 9 को लिख सकते हैं 3×3। तो यहाँ से अगर आप 12 से सबको भाग कर दो तो 12 से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और 4 या 12 ये कैंसिल आउट। अब आप जो है यहाँ से 3 से भी सबको भाग कर सकते हैं। तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, और ये 3 हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 5। तो इनकी जो कैपिटल का रेशियो आया जे के और एल का, वो कितना आया? 5:4:5। इतनी बात क्लियर है।
तो जो उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी जो है इसी अनुपात में बटेगा। जे को प्रॉफिट होगा 5 यूनिट का, के को प्रॉफिट होगा 4 यूनिट का, एल को प्रॉफिट होगा 5 यूनिट का। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए उनको प्रॉफिट हुआ है टोटल 21 यूनिट का, 21 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो जो ये 5 + 4 9 + 5 14, तीनों को मिलाकर कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? 14 यूनिट का। ये जो 14 यूनिट है यही जो है क्वेश्चन में आपको दे रखी है 21 रुपये के बराबर, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/14। अब ये आगे क्या कह रहा है कि जे और के ने अपने संयुक्त जो है लाभ के हिस्से का 10% दान कर दिया है। तो जे और के को टोटल लाभ कितना हुआ है? 5 + 4 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का कितना? 10% हिस्सा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 9 का 1/10 उन्होंने क्या कर दिया है? डोनेट कर दिया है। और हमें यही निकालना है कि उतने उन्होंने जो है कितनी राशि जो है डोनेट की है। तो 9 का 1/10, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 9/10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर गुणा कर देंगे 9/10 से। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर 4 जीरो सब में हटा दिए थे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। लेकिन जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें इन 4 जीरो को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो टोटल रुपए बताने हैं। तो 4 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। मतलब 4 जीरो का क्या मतलब है? 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4। अब आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से तो 1 जीरो चला जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14, सॉरी 7 × 21, 7 दूनी 14। अब देखिए 2 से ये कितनी बार चला जाएगा? 2 × 5 = 10, 500 बार। अब ऊपर क्या बचा? 9 × 27, 3 × 9 × 500 बचा है। तो जो भी आंसर होगा उसमें 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और बाद में 2 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। या फिर आप जो है देखिए सब में जो है 9 का मल्टीपल चेक कर लो। या तो 5 2 7 और 1 8, ये नहीं होगा। 8 2 10 और 1 11, ये नहीं होगा। 5 3 8 और 1 9 हो सकता है। 9 और 3 और 1 4, ये नहीं होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर आप जो है यूनिट डिजिट से चेक कर लो। 2 जीरो तो आने ही आने हैं। उसके बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 × 15, 5 × 9 = 45, यूनिट डिजिट आएगा 5। तो देखिए ये आ गया, लेकिन यहाँ पर भी था। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे पूरे की गुणा कर लो, चाहे जो है 9 का जो है मल्टीपल चेक कर लो, चाहे यूनिट डिजिट से कर लो। कैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। गुणा भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, गुणा भी आप कर सकते हैं। तो समझ पाए आप क्वेश्चन को? हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले से ही ये जीरो हटा दिए थे, क्योंकि हमें पता है कि पार्टनरशिप का भी जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें रेशियो लेना होता है उनकी पूंजी का। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, एक वर्ष के बाद राशि क्या होगी यदि 9,000 रुपए को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो देखिए इसकी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के अच्छे से समझाया है। अब आपको जो है ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगना चाहिए। तो जब भी बात होती है हाफ ईयरली की, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब क्या होता है भाई? समय तो हो जाता है 2 गुना, और जो हमारी ये रेट परसेंट है वो हो जाती है आधी। तो देखिए राशि हमारे पास शुरू में क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट 9,000 रुपये। अब ये कह रहा है कि 1 साल के बाद, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डबल। और जो रेट परसेंट है वो हो जाएगी आधी। रेट परसेंट कितनी हो जाएगी? 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। और ये 6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 2 साइकिल बनेंगे। तो टाइम आ गया हमारा 2। अब देखिए इतनी राशि थी। अब पहले साल इस पर जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो 10 से कितना हो जाएगा? 10 से हो जाएगा 11। ऐसे ही दूसरे साल भी लगेगा, क्योंकि 2 साइकिल बने हैं 6 महीने के। तो देखिए दूसरे साइकिल में क्या होगा? 10 से ये कितना हो जाएगा? 10 से हो जाएगा 11। अब आप इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से तो 2 जीरो, 1 जीरो तो हमारा आना ही आना है। तो 1 जीरो यूनिट डिजिट पर सिर्फ यहाँ पर है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आसान है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये देखिए आपका अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है। इसकी भी मैंने जो है आपको एक वीडियो बनाकर दी है ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज में। अनुपात आपको दे रखा है 8:48, उसके बाद 11:x। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करते हैं? पास पास वालों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दूर दूर वालों के आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 48 × 11 बराबर 8 × x। तो यहाँ से 8 से 48 कितनी बार? 6 बार, 11 छंग 66। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 66। हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9। सोनल जो है एक ही सजावट कार्य को पूरा करने में पारुल से 3 गुना समय और स्वीटी से 4 गुना समय लेती है। तो ये है भाई सोनल, ये है क्या? दूसरी है पारुल, और तीसरी क्या है? स्वीटी, है ना। ये सोनल है, पारुल है, स्वीटी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सोनल एक ही सजावट कार्य को पूरा करने के लिए, टाइम की बात हो रही है, पारुल से 3 गुना समय लेती है। तो पारुल अगर 1 यूनिट समय लेती है, 1 घंटा लेती है, तो जो ये सोनल है ये इससे 3 गुना समय लेती है, तो ये 3 घंटे लेती है। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही और स्वीटी से 4 गुना समय लेती है। कौन? सोनल।
सोनल जो है स्वीटी से कितना समय लेती है, 4 गुना। अगर स्वीटी 1 घंटा लेती है तो सोनल कितने लेती है, 4 घंटे, क्योंकि ये इससे 4 गुना समय अधिक लेती है। तो अब देखिए यहाँ से इनका सबका रेशियो ले लेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको बराबर, देखिए सोनल तो बराबर ही समय लेगी, तो अगर मैं इसको बराबर बना लूँ 12, मतलब ऊपर मुझे गुणा करनी पड़ेगी 4 से, नीचे गुणा करनी पड़ेगी 3 से। तो ऊपर यहाँ पर 4 से करी है, इन दोनों का रेशियो लिया था तो यहाँ पर भी 4 से करेंगे, यहाँ पर 3 से करी है तो इन दोनों का रेशियो लिया था तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे। तो अब देखिए इनका रेशियो क्या आ गया कंबाइंड, 4 या 12। सोनल कितना समय लेती है, 12। पारुल कितना समय लेती है, 4। और जो स्वीटी है वो कितना समय लेती है, 3। अब ये आया इनके टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो आया। अब अगर मैं यहाँ से इनकी इफिशियंसी का जो है, कार्य क्षमता का जो है रेशियो लूँ, तो वो क्या होता है भाई, जो कार्य क्षमता का जो रेशियो होता है वो टाइम का क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब मैं जो है जितना ज़्यादा कुशल हूँगा, काम जितनी तेज़ी से करता हूँगा उतना कम समय लूँगा, और जितना काम मैं स्लो करता हूँगा उतना जो है टाइम मैं ज़्यादा लूँगा। तो यहाँ पर भी अगर ये टाइम ज़्यादा ले रहा है सोनल जो है टाइम अगर ज़्यादा ले रही है तो इसकी जो है कार्य करने की क्षमता कम होगी। ऐसे ही अगर स्वीटी जो है टाइम कम ले रही है तो इसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो क्षमता जो होती है वो टाइम के अपोजिट होती है। तो अगर मैं इनकी इफिशियंसी का रेशियो लेना चाहूँ तो भाई वो क्या हो जाएगी, 12 से जो है वो 12 से सबको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से देखिए 12, 3 और 3 चौक 12। तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, है ना। तो यहाँ इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि सोनल जो है 1 यूनिट काम करती है, पारुल जो है 3 यूनिट काम करती है और स्वीटी करती है 4 यूनिट काम। ये टाइम का रेशियो है, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है भाई कि 7 काम करते हुए वे कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो भाई ये जो है 1 घंटे में 1 यूनिट काम करती है, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगी, 4 3 7 और 1 8 यूनिट काम करेंगी तीनों मिलकर 1 घंटे में। और अगर ये जो है 8 यूनिट काम करती हैं तो 6 दिनों में जो है काम पूरा हो जाता है। तो गुणा कर देंगे 6, तो टोटल वर्क आ जाएगा 6 × 48। 48 क्या आ गया भाई, 48 आ गया टोटल वर्क, क्योंकि 6 दिन लगते हैं इन तीनों को अगर साथ मिलकर काम करें। और एक दिन में कितना काम करती हैं, 8 यूनिट, तो 6 दिन में कितना करेंगी, 48 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो 48 यूनिट क्या आया, टोटल वर्क आया। अब ये कह रहा है कि सोनल अकेले 3 गुना कार्य को कितने समय में करेगी। तो टोटल कार्य है 48, और अगर मुझे 3 गुना कार्य करवाना है तो 3 से गुणा कर देंगे, ये इसका 3 गुना हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सोनल अकेले, तो सोनल जो है एक दिन में कितना काम करती है, 1 यूनिट। तो इसे टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, 1 से भाग कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 8 = 24। यूनिट डिजिट आना चाहिए 4। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, एक संख्या को पहले 32% बढ़ाया जाता है और फिर 80% घटाया जाता है जिससे 330 जो है प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 42% क्या होगा। संख्या का क्या बताना है हमें, 42% बताना है। तो भाई आप एक काम करिए, मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। x है, सबसे पहले क्या होता है, 32% बढ़ाया जाता है। मतलब पहले संख्या अगर 100 थी तो 32% बढ़कर कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, और फिर 80% घटाया जाता है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। और ये घटा रहे हैं, मतलब 5 से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। जब 80% घटाएंगे तो कितना होगा, 5 से कोई चीज़ कितनी की हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। जब ये 80% घट गई तो कितना रह जाती है संख्या, 330 रह जाती है। ये 330 के बराबर रख दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, तो ये 11 से कितनी बार चला जाएगा, 11, 11 दूनी 22, ये 11 से 30 बार चला जाएगा। अब ये 12 जो है 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 30, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई भाई, देखिए 5 की 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 25, गुणा में है 100 और नीचे ये चला जाएगा 2, तो 2 से कितनी बार चला जाएगा, 50। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 1 0, तो 1250। जो संख्या आई वो हमारे पास क्या आ गई, 1250। अब हमें क्या बताना है, उस संख्या का 42%, मतलब 1250 का हमें क्या निकालना है, 42% निकालना है। तो भाई 1 0 से तो 1 0 चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 से ये चला जाएगा 21 बार। तो देखिए 25 × 21, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन 3 में है। उसके बाद ये 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, जो आंसर होगा, है ना। लेकिन इस जो है चेक करने के चक्कर में नहीं पड़ते, सीधे सीधे इतनी बड़ी गुणा नहीं है। 21 की आप जो है 25 से डायरेक्ट गुणा कर दो, 25 से करना 25 बचेगा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, क्या आ गया, 525 आ गया। 3rd ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पाए। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं।
ये आपका पेपर था एनटीटी का, और ये आपका एग्जाम होगा 13 अगस्त 2025 को। इसके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको हम जो है अगली क्लास में करेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए, कहीं पर कोई डाउट है तो जो है वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उस डाउट को देखकर आपका अगली क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। या कुछ और बात है, कुछ और सुझाव है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।